हेलो दोस्तों, चलिए आपका जो क्लास 8 में मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि टोटल आपका मैथ का हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है मैथ का। तो जो 50 क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से भी सॉल्व करेंगे। केवल आपको ये नहीं समझना है कि जो 50 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन को याद करके चले जाना है, बल्कि क्वेश्चन जो है उसकी भाषा को अच्छे से समझना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ठीक है, अगर क्वेश्चन चेंज आया तो उसको किस तरह हम लोग सीखेंगे, तो पहले उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। आपने अगर अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया है तो ठीक है। अगर आपने अभी तक सॉल्व कर चुके हैं तो इसके बावजूद भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे, केवल ऑप्शन के हिसाब से नहीं समझना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्लास 8 का एग्जाम आपका जो 2025 में होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसके लिए जेक बोर्ड की तरफ से टोटल मैथ का एक सेट जारी किया गया है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा, साइंस का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, सोशल साइंस, संस्कृत सभी का होगा। हम लोग आज मैथ के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन की भाषा को समझना है। लिखा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। पहली बात कि गुणात्मक प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए समझना है। 5 है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि 5 को ऐसा नंबर से गुना करें कि 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ इस 5 को ऐसा नंबर से गुना करना है कि 1 आ जाए। ठीक है, तो बताइए 5 को किससे गुना किया जाए कि 1 आ जाए? इसके जस्ट उल्टा 1/5 से अगर हम लोग इसको गुना किए तो 5 और 5 कैंसिल होकर कितना आया? 1 आया। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/5 5 का क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ में आया, आंसर तो 1/5 आएगा। अब व्युत्क्रम को हम लोग समझते हैं, व्युत्क्रम क्या है। देखिए, और बनाने का समझने का तरीका क्लियर होना चाहिए। आंसर तो 1/5 आएगा। ये तो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम का भाषा के अनुसार कि 5 को किससे गुना किया जाए कि 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुना करके 1 आना चाहिए। अब आते हैं व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही व्युत्क्रम होता है। तो 5 का व्युत्क्रम बोला है। तो देखिए जो 5 है ना, एक सिंगल डिजिट है, यानी एक संख्या है। इसके बटे में कुछ संख्या नहीं दिया हुआ है। जब किसी का बटे में कोई भी संख्या ना हो तो हमेशा बटे के नीचे क्या होता है? 1 होता है। 5 है तो 5 को लिख सकते हैं 5/1। अब 5/1 का जब व्युत्क्रम पूछेगा तो इसको पलटी मरा देना है। क्या करना है? पलटी मरा देना है। तो व्युत्क्रम हो जाएगा पलटी मराने के बाद व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए तो इसको पलटी मराना है तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। ये 1/5 इसका क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया। तो व्युत्क्रम का मतलब बस इतना ही है कि जो नंबर दिया है उसको उल्टा लिखना है, यानी अंश को हर में लिखना है, हर को अंश में लिखना है। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए अगर आपको a/b है, इसका बोलेगा व्युत्क्रम लिखिए, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? b ऊपर जाएगा और a कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम का। बात समझ में आया? ये व्युत्क्रम होता है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1/5। बस गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे या व्युत्क्रम पूछे, सॉल्व करने का तरीका ही होगा, उसको पलटी मरा देना है, अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। लेकिन इसका जो लॉजिक है वही है कि एक दूसरे को गुना करने पर हम लोग का हमेशा 1 आएगा। इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। 1 नंबर तो क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? ठीक है, गुणात्मक गुणफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। तो 1 लाने के लिए जस्ट इसके व्युत्क्रम से गुना करना पड़ता है। तो 7/23 है। अगर 1 लाना है तो अभी हम लोग समझे इसके व्युत्क्रम से इसी को गुना करेंगे। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 23 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा, है ना। 7 से 7 कटेगा, 23 से 23 कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा 23/7। ये आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कितना था? ये सी था, 2 नंबर का। यानी 1 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित था। तो 1 नंबर अगर आपको समझ में आ जाता तो 2 नंबर का आंसर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है? ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक अगर 2 हो, अंतिम अंक अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो,
अगर किसी संख्या का लास्ट का जो डिजिट है वो 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इसीलिए आप अगर ऑप्शन नंबर ए में देखो तो कितना दिया है? 12। इसका लास्ट में जो अंक है, ये लास्ट डिजिट जो है क्या है? 2 है ना। 2 रहने पर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो ए नंबर ही हो गया जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है, तो 12 जो है ये वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट कितना दिया है? 2 दिया है। बस देख के केवल हम लोग को आंसर करके आना है। बस ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो ये वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अंतिम संख्या में जो आएगा उस चांस है कि वर्ग संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 441 एवं 484, ठीक है, इनके बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या है? इन दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको समझना है कि ये जो 441 है वो 21 का क्या होता है? वर्ग होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर। और ये जो 484 आपको दिख रहा है ये 22 का क्या होता है? स्क्वायर। तो 21 और 22 के बीच में कोई भी संख्या नहीं होता है। 21 और 22 के बीच में कोई भी संख्या नहीं होता है। इसीलिए 441 और 484 के बीच में भी ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 21 और 22 के बीच में अगर कोई भी संख्या आ जाता तो पूर्ण वर्ग जरूर होता। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य। एक भी नहीं है, एक भी ऐसा पूर्ण संख्या नहीं है किसके बीच में? 441 और 484 के बीच में। तो पता कैसे चला? ये शून्य जो दिया हुआ है आंसर। ठीक, देखिए जो भी नंबर दिया रहेगा इसका वर्गमूल क्या होता है? 21 होता है। इसका वर्ग करेंगे 21 का तो ये आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 22 आएगा, है ना। तो 21 और 22 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है। 21, 22 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है, इसीलिए एक भी दोनों के बीच में पूर्ण वर्ग वाला संख्या नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब आता है 5 नंबर। 5 में लिखा है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है। कैसा फर्श है? वर्गाकार है। देखिए ये वर्ग बनाते हैं, वर्गाकार फर्श है। फर्श का मतलब ये जमीन नीचे जो फ्लोर होता है, ठीक है, वर्गाकार है। और इसका प्रत्येक किनारा को ही हम लोग भुजा बोलते हैं। 5 क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। क्या दिया है? मीटर, ठीक है। इसका प्रत्येक किनारा कितना है? 5 मीटर। तो बोला गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है किनारा का स्क्वायर। जो भी किनारा है इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब ये मीटर में दिया है तो इसको हमको लिखना पड़ता है वर्ग मीटर। क्या लिखना पड़ता है? वर्ग मीटर। अब बताइए, देखिए 25 जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में भी दिख रहा और ऑप्शन सी में भी दिख रहा, लेकिन ऑप्शन बी में जो है वो केवल मीटर है, जो कि मीटर केवल नहीं होगा, स्क्वायर क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग आता है। यानी ऑप्शन सी इसका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी 25 वर्ग मीटर, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि मीटर में नहीं आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, वर्ग मीटर को ही मीटर स्क्वायर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, क्वेश्चन नंबर 6 -7, इसका पावर कितना दिया है? 3 दिया है ना। तो -7 का पावर 3 है, इसका मतलब -7 हम लोग को क्यूब में दिया हुआ है, ठीक, पावर में। तो 3 बार हम लोग करेंगे इसको गुना। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा गुना करने पर, ये प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। 7 को 7 से गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 7 से गुना करेंगे तो आएगा 3, 4, 3, यानी ये आएगा। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ, किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा -3, 4, 3। ये तो हो गया बनाने का टेक्निक। अब देखिए यहाँ जब कभी भी ये जो पावर में है ना, घात में, ये देखिए 3 है, 3 विषम संख्या होता है। अगर पावर में विषम संख्या रहे और ये माइनस में हो तो आंसर माइनस में आएगा। अगर ये पावर में सम संख्या रहे और यहाँ माइनस हो तो आंसर प्लस में आएगा। यानी सम संख्या रहने पर माइनस प्लस बन जाएगा और विषम संख्या रहने पर माइनस माइनस ही आएगा। बस यही कंसेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? सैंपल पेपर बहुत जरूरी है सॉल्व करना, केवल ऑप्शन रट के नहीं जाना है बल्कि क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से समझ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है, कुछ दिया हुआ है, इसका घनमूल क्या होगा? चलिए घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालते हैं इसका, जैसा कि दिया है 2 फिर 2 फिर 2, 3 भी दिया हुआ है, कितनी बार? 3 बार। इसके अलावा 3 तो 3 बार दिया है, फिर 4 भी दिया है 3 बार, 4 4 4। घनमूल निकालने का टेक्निक क्या है कि घनमूल निकालते जो है रूट देने के बाद यहाँ 3 लगाना पड़ता है, रूट देने के बाद क्या लगाना पड़ता है? 3। चलिए इसका घनमूल कैसे निकलेगा? ये जो 3 को जो पेयर में दिख रहा है ना एक साथ, ये 3 2 के बदले में 1 3 रूट के बाहर आ जाता है, 1 3 नहीं, 3 2 के बदले में 1 2 आता है, ठीक। इसी तरह ये 3 3 के बदले में 1 3 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, और ये 3 4 के बदले में 1 4 बाहर आ जाएगा। यानी जब कभी भी हम लोग को घनमूल निकालना हो तो हम लोग को एक ही नंबर 3 बार देखना है। जैसे 2 2 2 3 बार आया तो 1 2 लिखना है। इसी प्रकार 3 कितना बार दिख रहा है? 3 बार, है ना, तो 1 3 आएगा। 4 3 बार दिखा तो 1 ही 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 रहता है, पूरे के होल पावर में 1/3 होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 3 के बदले में 1 रूट से बाहर आ जाता है। अब गुना करेंगे तो 2 या 6 6 6 कितना होगा? 24, ठीक। तो 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। हम लोग यही ऑप्शन डी बना देते हैं, ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अब बनेगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक a का पावर में कितना दिया है? m दिया है। तो आपसे पूछा है, बताइए m क्या कहलाएगा? इस m को हम लोग घातांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घातांक। जो पावर में होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं, घातांक, ठीक है। आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। बस पावर वाला को घातांक याद रखना है हम लोग को, घातांक, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में लिखा है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम फिर से हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? पलटी बना देंगे। तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 2। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है नीचे का संख्या ऊपर में लिखना है, ऊपर वाले को नीचे में लिखना है। तो इसका व्युत्क्रम हो गया 3/2, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3/2। व्युत्क्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है a का पावर m गुना b का पावर भी क्या दिया है? m दिया है, ठीक है। बोला है ये किसके बराबर है? तो देखिए जब कभी भी पावर एक जैसा रहे, है ना, पावर एक जैसा रहे और या अलग रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उस बीच में अगर गुना है और ये दोनों बेस को लिखना है, अगर गुना है तो दोनों को जोड़ देना है, तो m प्लस क्या हो जाएगा? m। अब जोड़ने पर कितना आएगा? m m, कितना m हो जाएगा? 2m हो जाएगा। m m क्या हो जाएगा? 2m। तो ये हो गया 2m। अगर बीच में गुना हो तो दोनों को जोड़ना है, अगर बीच में माइनस रहता, माइनस नहीं भागा रहता, गुना के जगह में भागा रहता तो हम यहाँ माइनस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर ये गुना है तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर भागा रहता तो क्या करते? माइनस करते। क्लियर है? इसको समझना है। इसके बाद 10 नंबर का जो ऑप्शन है ऐसा दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, हम लोग ये लिख सकते हैं, ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। अगर यहाँ गुना है तो पावर को जोड़ना है, अगर यहाँ भागा होता तो पावर को क्या करते? माइनस करते, ठीक। हाँ, और ये वाला आ जाता आपका ए भी जो है, हम लोग देखते फिर क्या होता, लेकिन फिलहाल इसका आंसर यही होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन है ना, आप इसे नोट करिए। हम इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें लिखा है यदि 4a + 3b = 55 है ना। क्या दिया है? 4a है, ठीक है। ये 2 अंकों का संख्या होना चाहिए। इसके अलावा दिया हुआ है b के बाद क्या दिया है? 3। b के बाद क्या दिया? 3। 4a + 3b बराबर कितना लाना है आपको? 55, ठीक। इन दोनों 2 अंकों की संख्या को जोड़ के 55 आना चाहिए, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो अगर मान लिया जाए यहाँ 5 लाना है तो ये 3 पहले से, तो a का मान तो हमको 2 देना होगा। a का मान क्या देना होगा? 2, क्योंकि 3 और यहाँ 2 रहेगा तब ना ये जोड़ के 5 आएगा, तो a तो 2 दिए, है ना। यहाँ भी 5 लाना है तो बताइए यहाँ 4 है तो b का मान क्या देंगे? 1 देंगे तब ना, 1 और 4 5 होगा, यानी b का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी a का मान हो गया 2 और b का मान 1। ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। a का मान 2, b का मान 1। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर है, ऑप्शन नंबर
बी हम लोग का आंसर होगा, ये 1 है। ठीक है, इस तरह समझना है, एकदम आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है 2 3 4, इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 2 3 4 के बाद दिया हुआ x। ठीक है, तो बताना है आपको ये पूरा संख्या किससे डिवाइड है, तो ये पूरा संख्या 6 से विभाजित है। ये पूरा संख्या किससे विभाजित है, 6 से। ठीक है, 6 से विभाज्य है पूरा। तो बताइए x के जगह में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, एक तो सीधा सीधा नियम कि 6 से हम लोग भाग करके चेक कर लेंगे, नहीं तो एक और नियम है, देखिए 6 हम लोग 2 नंबर में डिवाइड करेंगे, 2 और 3 में, क्योंकि 2 गुना 3 क्या होता है, 6 होता है। अब बताइए 2 का नियम क्या था कि आखिरी अंक जो होता है, 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी नंबर का आखिरी अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 है ना, ये पक्का है, ये नंबर किससे, वो संख्या डिवाइड होगा 2 से। ठीक, 3 का नियम क्या था, सभी संख्या को जोड़ के अगर 3 का पहाड़ा में आएगा तो 3 से डिवाइड होगा। अब बताइए अगर 2 का नियम चेक करें तो आखिरी में 0 होना चाहिए, चाहे 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर हम लोग देखें तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 2 से डिवाइड होगा, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए में 3 दिया है, ऑप्शन सी में 9 दिया है, ऑप्शन डी में 5 दिया है, और वो 2 के पहाड़ा से आएगा नहीं, केवल 6 है जो 2 के पहाड़ा में आएगा। इसके अलावा 3 का नियम बोलता है सबको जोड़ के 3 के पहाड़ा माना चाहिए, तो जोड़ते हैं हम लोग, 2 और 3 5 4 9, और 9 और 6 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, ये आपको अच्छे से समझना है। बात समझ में आ गया, या आप डायरेक्ट 6 से इसको विभाजित कीजिए, इसमें करने से आ जाएगा। एक तो आंसर ये हुआ। अब हम लोग विभाजित करके भी समझते हैं, जैसे मान लिया 2 है 3 है 4 है, ये x है, विभाजित करना है 6 से। ठीक है, चलिए 6 से करेंगे तो 6 चले 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तिया कितना देंगे 18, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा कितना 5, ऊपर से 4 उतरा। ठीक है, 6 नम 14, 6 नम कितना आया 14, ये तो पूरा कट गया, ऊपर से क्या उतरा, x उतरा, तो x के जगह में क्या देंगे कि 6 से डिवाइड होगा, 6 रख देते हैं। तो x के जगह में जब हम लोग 6 रख देंगे तो एक बार में 6 कम 6 डिवाइड हो जाएगा, यानी हम लोग का तो भी ऑप्शन क्या आ जाता है बी। या तो हम डायरेक्ट इस तरह भाग करके देख सकते हैं, या फिर जो ये कंसेप्ट है इस कंसेप्ट से हम लोग केवल देख के आंसर बना सकते हैं। बात समझ में आ गया, केवल आपको ऑप्शन नहीं इसको हिट करके जाना है कि 6 है रट लेंगे, ऐसा नहीं करना है, समझना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा, इसमें लिखा है 4/7 और x स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर जो ये दिया हुआ है इसके पहले जितना भी संख्या लिखा है इसको संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, यानी संख्या लिखा है 4/7, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/7, इसी को संख्यात्मक गुणांक बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है a प्लस बी का होल, इसके बाद दिया हुआ है a प्लस बी का होल, यानी a प्लस बी का होल, a प्लस बी का होल, ये 2 बार लिखा है तो जस्ट हमको इसको 2 बार लिख देना है पावर में। ठीक है, यानी a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ऑप्शन सी में आंसर हो गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। बस इतना ही आपका फॉर्मूला टेस्ट में एक फॉर्मूला ही डायरेक्ट दिया है, बस समझना है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें लिखा है a प्लस 2, क्या लिखा है, a प्लस का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये इंटू में कितना होगा और a आएगा और 2 का, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ऑप्शन डी हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्मूला आपको याद करके जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है 5a+b, ठीक है, आपको इसका क्या लिखना है, सर्व गुणनफल। ये एक्चुअल में ना, ये एक्चुअल में अलग अलग होना चाहिए, तीनों का सर्व गुणनफल निकालने के लिए, या एक साथ तो बस इसको फैक्टर कर देना, यानी गुणनफल में लिख देना है। ए कितना बार 2 बार a गुना, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 5a इंटू a इंटू 3, ऑप्शन बी में देखो दिखता है।
यही आंसर, ठीक है। 17 नंबर में लिखना है अली जगह का गुणनफल है कितना, मतलब इसको आपको लिखना है x प्लस ए दिया है, तब क्या होता है इसका फॉर्मूला इसके प्लस बी का क्या बताएगा, मतलब फॉर्मूला याद है सकते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण के एक ही हल होगा और एक द्विघाती समीकरण के दो हल होगा, या रैखिक समीकरण जिसका पावर एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है 5x + 7 बराबर 2x प्लस, इस समीकरण को सॉल्व करना है और x का मान x को बराबर का एक तरफ करना हो, बराबर है इधर 5x है, इधर बराबर बराबर के पहले करेंगे तो इसके पहले माइनस का साइन, ये 8 पहले से है, 7 को बराबर का इधर करना है तो ये प्लस कितने हो जाएगा माइनस, 5x से 2x को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 बराबर, इसको इससे माइनस करेंगे 1, 3 बटा में आएगा 3 का माइनस क्या हो जाएगा 1/3 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1/3 दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 1/3, ठीक है, x बराबर 1/3। एकदम सिंपल ये आपको सॉल्व करने वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इतना आसान समीकरण आएगा तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी, यानी 50 टोटल आम है, उस 50 आम में कुछ आम पके हुए हैं और वो कितना आम पका है 40%, तो बताइए संख्या में कितना पका हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, जो आपका 50 है इसका बस 40% निकालना है, तो 50 का 40% कैसे निकलेगा, 50 गुना 40/100, ये बटा 100 आया कहां से, वो जो प्रतिशत है ना उस प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कटा, दोनों को गुना करने पर कितना आएगा 20, यानी हम लोग का सही आंसर क्या आने वाला है 20। अब देखिए 20 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 20, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 21, इसमें लिखा है बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश है पर परिकलित किया जाता है। देखिए जो बट्टा का मतलब होता है छूट, है ना, बट्टा का मतलब क्या होता है डिस्काउंट। मान लिया जाए आप गए एक मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट, उस पर दाम लिखा हुआ है 2000 रुपये, और आप बोलिएगा दुकानदार को कि नहीं इतना पैसा हम नहीं देंगे, कुछ हमको छूट दीजिए या कुछ कम दाम इसका करिए, तो जो वो आपको डिस्काउंट देने वाला है, छूट देने वाला है, वो बट्टा है, यानी उस पर लिखा हुआ जो मूल्य है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। आपका जो लिखा हुआ प्राइस है उस पर जो छपा हुआ मूल्य है उस पर तो आप लीजिएगा नहीं, कुछ कम कराइएगा, कि 2000 दाम है तो आप बोलेगा 1800 ले लीजिए, 1500 ले लीजिए, तो जो वो आपको कम करके रेट दिया वो डिस्काउंट है, उसको बट्टा बोलते हैं। तो कम किस पे किया, जो उस पे अंकित किया हुआ मूल्य है, यानी आपको समझना है कि जो डिस्काउंट यानी जो बट्टा मिलता है, बट्टा प्रतिशत मिलता है, वो किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर एक प्राइस लिखा होता है, उस पर छपा हुआ मूल्य होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अंकित मूल्य पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है x बटा y बराबर कितना दिया है k, ठीक है, को k में k को कहते हैं, k क्या है, k एक कांस्टेंट नंबर कहलाता है, k को क्या बोलते हैं, इसको याद करना है, k को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब हो गया स्थिरांक, क्या हो गया स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक किसमें दिया है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। k क्या होता है, स्थिरांक, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो, है ना,
तो समीकरण आपको बताना क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। और एक्स और वाई प्रतिलोम में प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। अनुपात जैसे मान लिया जाए ये एक्स है, इसका प्रतिलोम में कौन होगा, वाई होगा। तो होता क्या है ना, प्रतिलोम का चिन्ह ये होता है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और ये प्रतिलोम में है तो हम लोग 1/y करेंगे। क्या करेंगे, 1/y। आपको इसको समझना बहुत अच्छे से कि प्रतिलोम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिलोम का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, यही होता है प्रतिलोम का चिन्ह, और उल्टा लिखना जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको बराबर करने के लिए कोई भी एक संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या होता है, k होता है। k क्या होता है, स्थिरांक। अब y को इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई आएगा, k को 1 से गुना करेंगे तो k आएगा। अब ऐसा एक्स वाई बराबर k कहाँ दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर k किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया होगा, है ना। हाँ, ऑप्शन सी में दिया है। चलिए तो हम लोग का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हैं ये क्वेश्चन को, क्योंकि प्रतिलोम बोला है इसमें, भी गुणात्मक में। किसमें प्रतिलोम बोला गया है, दोनों प्रतिलोम अनुपात में बोला गया है। तो हमेशा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 अब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, चौथा कोण भी 90 डिग्री होगा। कैसे, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। जब 3 कोण में से तीनों 90 90 90 है तो 270 तो हो गया। 360 में से हम लोग 270 को जो माइनस करेंगे तो 90 बचेगा ना। तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। उसमें से तीनों कोण का नाप कितना है, 90 डिग्री। तो चौथा भी कितना होगा, 90 डिग्री। बोल दिया है ना, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसमें लिखा है निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में चारों चतुर्भुज है। पहला ऑप्शन में है समलंब चतुर्भुज, बी नंबर ऑप्शन में है सम चतुर्भुज, और सी नंबर में है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, डी में भी दिया हुआ आयत, ये भी एक चतुर्भुज होता है। और आयत का ना प्रत्येक विकर्ण बराबर होता है, यानी ऑप्शन डी है। इसको याद करना है कि आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, आपको आयत पता होगा, इस टाइप से होता है जिसका एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, और जितना लंबाई हो वो दोनों हो बराबर। ये लंबाई इसके बराबर, ये चौड़ाई इसके बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो इसका जो ये कोना कोनी होता है ना, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये कोना कोनी हमेशा दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ना। और 25 क्वेश्चन बचा हुआ, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसको आप नोट करिए। अगर आपको समझ में आ रहा तो पहले आप वीडियो को लाइक करिए। अब इसके बाद हम लोग अभी तुरंत 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा है किसी षट्भुज के कोनों का योग कितना होता है। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट हम समझाने वाले हैं। ये जो बहुभुज होता है ना, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए आपको पता होगा कि त्रिभुज भी एक बहुभुज है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले जितने भी आकृति है उनको बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा में कुछ प्रत्येक भुजा बराबर हो या ना हो, लेकिन त्रिभुज का तीनों कोनों का योग हमेशा कितना होता है, 180। इसका तीनों कोनों का योग होता है 180। ठीक, चतुर्भुज 4 भुजा है, 4 भुजा है तो इसका योग कितना होता है, अंदर का कोण का बात कर रहे हैं इसका, तो अंदर के चारों कोनों का योग कितना हो गया आपका 360। देखिए यहाँ 1 2 3 3 भुजा था, यहाँ 4 भुजा है। ठीक, इसी तरह हम एक 5 भुजा वाला बनाते हैं। ये पंचभुज है, 5 भुजा है इसमें, इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा, इसमें 5 भुजा। बात समझ में आया है ना। तो देखिए यहाँ पर ही आ जाएगा 540, इसके अंदर के कोनों का योग। अब समझना है हो क्या रहा। देखिए जो 3 भुजा वाला आकृति है उसके अंदर का कोनों का योग हम लोग का कितना आया, 180। जैसे यहाँ पर 3 से 4 एक भुजा बढ़ा तो ये कितना इसमें बढ़ गया, 180। तो जैसे ही एक भुजा हम लोग का बढ़ा तो वो आ गया 180, जोड़ के कितना बढ़ गया, 180 डिग्री बढ़ गया 360। देखिए 4 से जब 5 भुजा हुआ तो यहाँ भी एक भुजा बढ़ा, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 180 डिग्री फिर बढ़ गया। जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 14 हाथ में इतना आया। इसका मतलब 3 जो हम लोग का 3 भुजा है, इसके बाद जितना भी भुजा बढ़ेगा उतना हम लोग का 180 डिग्री करके इंक्रीज होगा।
बात समझ में आया। अगर 6 भुजा है तो इसमें से फिर हम लोग का 180 डिग्री बढ़ेगा। इस तरह चलते जाएंगे। अगर मान लीजिए 12 भुजा वाला एक आकृति आए तो उसके सभी कोनों का योग क्या होगा, तो हम लोग प्रत्येक बार 180 जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला गया, वो फॉर्मूला होता है 180 और n-2। क्या होता है 180 और n-2, ये हो जाता है हम लोग का अंदर के सभी कोनों का योग। फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। अब बताइए, चूंकि आपके जो पास जो क्वेश्चन है 26 नंबर, उसमें कितना है, षटभुज है। षटभुज का मतलब 6 भुजा है। तो आपको करना क्या है ना, ये n के जगह में 6 बैठाना है। n क्या है, भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड। तो n क्या है, यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 2, ठीक है। n क्या है, भुजा की संख्या। तो बताइए, जब भुजा अगर 4 होता तो n के जगह में 4 देते हैं, है ना। भुजा अगर 5 है तो n के जगह में 5 देंगे, लेकिन भुजा यहाँ कितना है, 6। 6 भुजा कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला है षटभुज, और षटभुज का मतलब क्या होता है, 6 भुजा वाला आकृति, ठीक है, 6 भुजा वाला आकृति। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 डिग्री, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 720। अब बताइए 720 डिग्री आएगा जब एक षटभुज के सभी कोनों का योग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। बस ये आपको समझ के जाना है। यानी हम लोग का ये क्या आ गया, ये एक तरह का फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। और ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी बहुभुज के अंदर के सभी कोनों का योग का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो इस तरह आपको समझ के जाना है, केवल रटना नहीं है कि इसका 720 आंसर आएगा। हो सकता है षटभुज के जगह में आपको पंचभुज दे दे, या वो दे दे अष्टभुज दे दे जिसमें 8 भुजा हो। जब अष्टभुज दे देगा तो हम लोग n के जगह में 8 बैठाएंगे, 8 से 2 को घटाएंगे 6 आएगा, 6 को 180 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझना है। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, इसमें लिखा है निम्न में से किस से एक बहुफलकीय नहीं है। कौन सा बहुफलकीय नहीं है, जो 3 भुजा वाला होता है वो बहुफलकीय नहीं होता है, ये 3 भुजा वाला, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ये बहुफलकीय नहीं होता है, इसको याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते हैं। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, एक तो पिरामिड है, एक तो प्रिज्म है, एक तो शंकु है और एक गोला है, ठीक है। इसमें शीर्ष का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो आकृति बना ना, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। जब 2 भुजा आपस में मिलता है जहां, उस पॉइंट को शीर्ष बोलते हैं। तो बताइए गोला कैसा होता है, गोला तो गोल होता है। क्या इसमें एक भी जगह आपको दो भुजा मिलता हुआ दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो कोई भी कोना नहीं है, इस तरह का कोई भी कोना नहीं बना, इसीलिए जो गोला होता है इसका कोई भी शीर्ष नहीं होता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गोला। गोला एक ऐसा त्रिविमीय आकृति है, ये 3D आकृति है ना। 3D आकृति का मतलब त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, इसका शीर्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ऑप्शन सी। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। फॉर्मूला सभी को याद करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो फिर मैथ ही कुछ नहीं है ना। मैथ में मैक्सिमम चीज फॉर्मूला पे काम होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल, जो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहीं पर अगर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होगा, भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर होगा। यदि आयत का आपको परिमाप पूछ दे तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा। अगर आपको वर्ग का परिमाप पूछे तो 4 गुना भुजा होगा। सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग का होगा 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 30 नंबर में लिखा है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। अभी अभी बताएं, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ठीक है। अब बताइए 4 का तो 4 भुजा कितना दिया हुआ है, 25 दिया है। 25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन आपको इस पे भी ध्यान रखना कि यूनिट क्या दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर दिया है। और सेंटीमीटर दिया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या, वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ये परिमाप है, इसीलिए केवल क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब बताइए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यहाँ ध्यान देना है, जब क्षेत्रफल पूछेगा तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन ये क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि परिमाप पूछा है।
बात समझ में आया, इसलिए सेम ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 30 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है वैसी आकृति जिसकी 3 बीमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है। देखिए कितना बीमा बोला है, 3 गो बीमा बोला है। अगर 3 बीमा बोलेगा तो उसको बोलते हैं त्रिविमीय, यानी 3D आकृति। कैसा आकृति, 3D आकृति। 3 बीमीय बोलेगा तो आ जाएगा त्रिविमीय, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, त्रिविमीय। ठीक है, जिसका 3 बोला है, 3 क्या बोला है, 3 बीमा बोला है ना, 3 साइड, 3 बीमा, त्रिविमीय होता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ, घन दिया है। अच्छा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। इसका फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। अब भुजा x है, यानी 6x स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा, फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है इतना का परिसर। देखिए परिसर क्या होता है, आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या क्या लिखा है, 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3। तो परिसर क्या होता है, पहले आपको समझना है परिसर। ठीक है, परिसर कैसे निकलता है। ठीक है, परिसर देखिए ये जो संख्या दिया इसमें सबसे बड़ा संख्या कितना दिया, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा संख्या हमको तो दिख रहा 15 ही होगा। तो सबसे बड़ा संख्या को सबसे छोटा संख्या से घटाना है, तो सबसे छोटा संख्या कितना है, 0। सबसे छोटा संख्या कितना दिया हुआ है, 0। 0 को भी काउंट करना है, ऐसा नहीं समझना है कि नहीं 0 है क्या, नहीं है 0, 1 है, वो 10 था। सबसे छोटा संख्या क्या है, 1 है, 0 नहीं है, 1 है। तो माइनस करके कितना आ रहा है, 14, यानी 14 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी आंसर होगा 14। तो क्या बोले, परिसर का फिर से फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिया हुआ जो भी संख्या उसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से घटाना है तो परिसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में है x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए इसको समझना है, क्वेश्चन नंबर कितना है 34। ठीक है, यहाँ पर क्लियर बोला है कि ये जो है x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है, यानी जो इसका निर्देशांक बिंदु होगा। तो यहाँ पर पहले समझते हैं क्या बोला है। देखिए ये तो हम लोग का हो गया एक अक्ष, x वाला, ये y वाला। ठीक है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इस तरह हम लोग का 6 इकाई तक ले लेते हैं। 6 इकाई, ये भी आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ ये x वाला है। ठीक है, तो इसमें बोला है आपको क्वेश्चन में कि x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर, ये x वाला अक्ष है, इससे हम लोग को 3 इकाई दूरी पर जाना है, इससे ऊपर की ओर 1 2 3, इस इकाई पे जाएंगे, इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे जाएंगे हम लोग आगे की ओर। फिर बोला है y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, ये y अक्ष है, इससे 6 घर पीछे इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट बना, तो बताइए ये पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, ये 6 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3, इस तरह जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या दिख रहा है, x 6 में गया है और y कहाँ से आया, 3 से, तो यानी 6 और 3 आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन ठीक है। यहाँ मैक्सिमम बच्चा जो है वो आंसर क्या है, 3 और 6 करने का कोशिश करेगा। 3 और 6 नहीं होगा, बल्कि 6 और 3 होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ के चलना है, ये यूनिट है 1 2 3 करके। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें लिखा है 0.0081 का वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट। देखिए वर्गमूल में क्या करना होता है, बहुत आसान है। 81 को देखिए, बाकी 0 को भूल जाइए अभी। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, वर्गमूल कर रहे हैं। अब बताइए कितना संख्या के पहले यहाँ पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले पॉइंट है, तो वर्गमूल में क्या होता है ना, आधा हो जाता है। 4 संख्या का पहले पॉइंट है, वर्गमूल करने पर वो आधा हो जाएगा, यानी 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। तो यहाँ तो एक ही संख्या दिख रहा है ना, तो दूसरा संख्या बनाने के लिए 0 लिख देना है। अब संख्या 1 और 2 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देना है। बात समझ में आए, यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 0.09। ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि 81 है, इसका वर्गमूल 9 हुआ, यहाँ 4 संख्या के पहले पॉइंट है, वर्गमूल से बाहर आएगा तो इसका आधा संख्या हो जाएगा, 4 का आधा 2, इसलिए 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। चूंकि 9 आया था तो एक संख्या और हमको चाहिए, अपने मन से 0 लगा के 2 संख्या बना के पॉइंट बैठा देंगे, और ये 0 अपने मन से कर देना है, नहीं भी देने से चलेगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें लिखा है दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए दो क्रमागत आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका वर्ग करिए। मान लेते हैं एक संख्या हम एक लिए और इसकी क्रमागत मैंने लगातार, तो एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एक। दो लेते हैं, दो का स्क्वायर कितना है, 4। तो 1 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो बताइए एक जो ये 1 का स्क्वायर और ये 4 जो 2 का स्क्वायर, ये 1 और 2 क्रमागत है। इसके बीच में ऐसा कोई भी नंबर है जो पूर्ण वर्ग होगा। 2 क्या पूर्ण वर्ग होता है, 3 क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा कोई भी दुनिया का नंबर नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लगातार कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर 5 और 6, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। अब ले लेते हैं 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो 35 और 25, 35 नहीं है, 25 है। 25 और 36 के बीच में 25 है, 26 है, 27 है, डॉट डॉट करके क्या आ जाएगा, 36 तक। तो 25 और 36 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग होगा, यानी आंसर 0 आएगा। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, क्योंकि ये लगातार संख्या ले रहे हैं। 5 और 6 तो क्रमागत का मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए ए नंबर, 0, ठीक है। ऐसा कोई भी संख्या, एक भी संख्या नहीं है, उसको 0 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आया 37। इसमें लिखा है किस विकल्प में आरोही क्रम में रखा गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, 2/3 है, इसको भागा करना है। क्या करना है, भागा। पॉइंट देके 0, 6 बार में 18, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, 6 करके चलते जाएगा। यानी कितना आया, 0.66। इसके बाद दिया हुआ है 11/15, भागा लगाना है 15 से 11, पॉइंट देके 0 आया, है ना। अब ये देखिए 8 बार में 120 होता है, 8 बार में, है ना। तो 7 बार में ले लेते हैं, 105। इधर से उतरेगा 5, 0, 15 या 45, ठीक है। ये भी चलते जाएगा डॉट डॉट। यहाँ पॉइंट के बाद 6 आया, यहाँ पॉइंट के बाद 7 3 आया। इससे ये अभी तो बड़ा है, आरोही का मतलब बड़ा से छोटा। इसके बाद अब आ जाता है, आरोही बोला है क्या, अवरोही बोला, अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद है 5/12, 5/12, इसको भागा लगाना है 12 से 5 को, पॉइंट दिए 0, 12 चक 48, फिर यहाँ से 2 उतरा, फिर 12 कम 12, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 4 1 आया। अब यहाँ क्लियर आपको समझिए, ये भी चलते जाएगा भागा आपका कुछ दूर तक, है ना, कुछ दूर तक जाएगा। तो अब यहाँ आपको समझना है, अवरोही क्रम का मतलब होता है जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ 0.66 है, 0.73 है, यहाँ 0.41 है। तो सबसे बड़ा तो हमको ये नंबर दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हो गया 11/15। तो सबसे पहले आपको 11/15 लिखना है, क्योंकि अवरोही का मतलब फिर से बोल रहे हैं बड़ा से छोटा। इसके बाद इन दोनों बचा है, इन दोनों में ये बड़ा है, यानी 2/3। इसके बाद लास्ट वाला 4 1 पॉइंट के बाद, तो ये आएगा, यानी 5/12। ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर है। देखिए तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 11/15, 2/3 और 5/12, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए इतना ही आसान था ये क्वेश्चन, बहुत हार्ड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और यहाँ 38 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में जगह नहीं बचेगा, उसके बाद हम लोग इसको मिटाएंगे अच्छे से, फिर हम लोग बनाएंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, इसमें लिखा है 5/9, 5/9। इसके बाद दिया हुआ है प्लस में -8/9। अब बोला इसको सॉल्व करिए क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। हम लोग एलसीएम लेंगे, 9 9 का एलसीएम क्या है, 9। तो ऊपर में बचेगा ये 5 प्लस, और ये बचेगा -8। माइनस से इसलिए ब्रैकेट लिखना है, यहाँ आएगा 9। अब देखिए 5, अच्छा प्लस माइनस तो माइनस हो गया, इसको माइनस करेंगे तो -3/9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/3, 3 का 9, 9 है ना, 3 आएगा, 1/3 क्या आएगा, 1/3 के पारा में काटेंगे तो ये 9 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। यानी -1/3 किस में दिया हुआ है, -1/3 ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा -1/3। ये आंसर आ गया -1/3। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया, और मात्र हम लोग के पास और 12 क्वेश्चन बचा है। हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से भी समझेंगे, समझना जरूरी होता है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। का क्वेश्चन नंबर 39 बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया है, -1। बी का वैल्यू कितना दिया है, 2। आपसे पूछा क्या है, पूछा है ए का पावर बी प्लस
बी का पावर ए, ये पूछा है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बीच में क्या दिया है, बीच में प्लस है कि गुना है, तो बीच में देखिए गुना का साइन है, इसको मिटाइए, यहाँ गुना दीजिए, गुना। ठीक, सॉल्व करते हैं। ए का मान -1 है, पावर में बी है, बी का मान कितना है 2। ए के जगह में ए का मान, बी के जगह में बी का मान बैठाना है। बी का जगह में 2 है 2, और ए के जगह में -1 है। ठीक, -1 का पावर तो 1 हुआ, ये माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा करना होगा, इतना आया, गुना करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था, सिंपल इसको तरीका से सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा है 120 डिग्री का जो कोण है इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये समझना फिर जरूरी है। जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके हम लोग समकोण बोलेंगे। 90 डिग्री से कम अगर कोई कोण है और 0 डिग्री से अधिक है तो उसको न्यून कोण बोलेंगे। अगर 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो उसको अधिक कोण बोलेंगे। अब बताइए 120 क्या है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, अधिक कोण। जरूरी नहीं है कि आपको 120 ही दे दे, वो हो सकता है कि यहाँ 80 डिग्री दे दे, तब क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री से कम दे दे तो न्यून कोण, 90 डिग्री दे दे तो समकोण, और 90 डिग्री से अधिक दे दे और 180 डिग्री से कम दे तो अधिक कोण। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में लिखा है रामानुज कौन है। तो बताइए, ऑप्शन ए में लिखा है वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी में लिखा है जीव विज्ञानी है, ऑप्शन सी में रसायन विज्ञानी, ऑप्शन डी में गणितज्ञ। तो बताइए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गणित, तो सिंपल सा बात है, गणित पढ़ रहे तो गणितज्ञ होना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा गणितज्ञ, आंसर ऑप्शन डी। तो रामानुज कौन थे, गणितज्ञ। 42 संख्या ए बी सी है ना के लिए कौन सही है। तो देखिए यहाँ समझना, ये पूरा संख्या है, ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ए जो है सैकड़ा के स्थान पर है। तो जब हम लोग ए लिखेंगे तो ए के साथ क्या आ जाना चाहिए था, 100 आ जाना चाहिए था, यानी ये 100 के साथ आएगा, ए 100 के साथ आएगा, प्लस बी दहाई के साथ आएगा यानी 10 होगा। क्या उल्टा हो गया, ये पहले 10 लिखाएगा, 10 बी। ठीक है, और सी के साथ कुछ नहीं आएगा, सी सिंपल अकेले आएगा यानी सी। अब बताइए ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आया। जब ये तीनों को करना हो, पहला वाला को इकाई बोलते हैं जो अकेले रहेगा, एक है इसके पहले, एक नहीं लिखना है। दूसरा वाला 10 के साथ आएगा जिसको दहाई बोलते हैं, इसको हम लोग 100 के आएगा जिसको सैकड़ा बोलते हैं, क्योंकि इकाई नहीं सैकड़ा पढ़ते इसीलिए ए जो है वो सैकड़ा बने 100 के साथ आएगा। बस ये समझना है आपको, बात क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है ना। द्विपदी का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 पद हो, यानी ऑप्शन ए अगर देखें तो एक पद तो x² है और एक दूसरा पद -1 है, तो एक और एक कितना हुआ, द्विपदी, आंसर ए हो गया, द्विपदी, है ना। चलिए इतना तो हो गया, 43 कंप्लीट है ना। चलिए 43 के बाद हम लोग अब 43 के बाद 44 देखिए, 44 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना है, सीधा फॉर्मूला है 6 भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान यहाँ एल में दिया हुआ है, भुजा का मान किस में दिया है, एल दिया है, एल भी भुजा होता है, इसको किनारा बोलते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 45, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। देखिए डी नंबर जो है ना, इसमें एक भी माइनस नहीं है, तो ये तो धनात्मक हो गया, ये तो धनात्मक हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, ऑप्शन डी होगा धनात्मक, क्योंकि ये दोनों में प्लस ही है। लेकिन ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है ना, ये भी धनात्मक होना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है -3 -2। हमको बताइए अगर 2 माइनस होती है तो कैंसिल हो जाता है ना, कैंसिल होकर क्या आएगा 3/2, तो आंसर तो 3/2 भी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में ये दोनों नहीं देके केवल या तो ये देता या तो ऐसा देता तो ज्यादा बेटर था। लेकिन इसके अलावा अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग आंसर इसमें करते,
अगर ये और ये दोनों है तो ये सही आंसर होगा। बात समझना है, क्योंकि माइनस माइनस भी तो कट जाएगा ना, 2 माइनस होगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे यहाँ भी दोनों तरफ 2 माइनस से हम गुना कर सकते हैं, तो आएगा 2, यहाँ माइनस दोनों कट जाएगा। तो अभी यहाँ पर ही माइनस पहले से हटा हुआ था, ये ऑलरेडी धनात्मक है, इसीलिए हम लोग का आंसर इसी को करना है, ना कि इसको करना है। बात समझ में आया? चलिए, अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये सही आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है, चलिए इसका क्या निकालना है, घन मूल निकालना है। चलिए देखिए 3.32 पॉइंट क्या दिया है, 67 है, क्या 76 है, 768, क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल क्या होता है, रूट के अंदर में जो 3 होता है, इसमें 3 पेयर निकलता है, ठीक है, तो 3 पेयर निकाल के आपको बनाना है। अब यहाँ समझना क्या है कि 3 पेयर नहीं निकाल पाते मान लिया जाए, ठीक है, तो इसका करिए लॉस, सिंपल एकदम है। ऐसे 2 के टेबल में ये 1 बार में, 6 बार में, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 4 बार में, ठीक है। फिर 2 से लेंगे, 2 8 16, 2 ने कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, जब तक लास्ट में 2 रहेगा 2 के टेबल में आने का संभावना है, मतलब 2 4 6 कुछ भी रहे। 8 2 से करिए इसको, 2 4 8, अच्छा 2 संख्या लेना होगा तो 0 लगा के, ठीक है, 2 9 18, 2 6 12। अब देखिए फिर ये 2 से तो जा ही रहा, 20 बार में 4 8, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। फिर 2 से 10 2 4। अब 1024 का आपको याद होगा क्या होता है, 32, 1024 का 32 आता है, मैंने फिर से हम लोग 2 लेंगे, तो यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 गया, 1 2 और चलाते हैं हम लोग। देखिए 2 5 10, 2 1 2 2, कितना है ये आया 512, ठीक है। यहाँ पेयर बनाइए, अब यहाँ हम लोग जब पेयर बनाएंगे तो देखिए क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर ही 1 2 3 है ना, 1 2 3, 2 गो 3 बार 2 आया तो 1 2 बाहर, यहाँ भी आया 2 बार, 2 कितना 3 बार, 1 3 बाहर, 1 3 नहीं 1 2 बाहर, क्योंकि 2 3 बार आया है, ठीक है। अब देखिए ये जो 512 है ये किसका क्यूब होता है, तो याद करिए 8 गुना 8 गुना 8 क्या होता है, 8 8 64, 8 से गुना करेंगे 8 4 32 51, यानी इसका 8 आने वाला है, इसका क्या आएगा 8, तो 3 8 के बदले में 1 8 बाहर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 संख्या के पहले पॉइंट है, कितना संख्या के पहले पॉइंट, 3 संख्या के पहले पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे में 10 लिखेंगे, क्योंकि घनमूल में इससे 1000 होगा, 1000 के बदले में 10 बाहर आएगा, क्योंकि पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट काटने के बाद आपका क्या बनेगा 1 2 3 ऐसे बनेगा, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, तो 3 10 में 1 10 आएगा घनमूल में, 3 10 में 1 10 आएगा घनमूल में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 8 4 32, यानी 3.2, क्योंकि एक 0 नीचे है तो एक संख्या के पहले पॉइंट बैठाना है। अब बताइए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए जो दिया है 3.2 यही आंसर होगा। तो देखिए ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से आपको समझना है। ये घनमूल बोलेगा तो इसको हमको 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाएंगे, इसी फॉर्म में करेंगे लॉसो एलसीएम ऐसे जो करते हैं हम लोग गुणनखंड, ऐसे करने के बाद 3 का पेयर का बाहर आ जाएगा 1, 3 के बदले में बाहर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ना, 47 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 11/25, इसके बाद भागा दिया हुआ, ठीक, और यहाँ खाली जगह है, आपको बताना है कि खाली जगह में क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो -11 बटा ये क्या है 25 है ना, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों को सॉल्व करके ये आएगा, ये भागा में है तो मान लेते हैं अभी इस खाली जगह में x, क्या मान लिया हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ x का मान निकाल देंगे, ये दिया हुआ मान लेते हैं x बराबर में -11 बटा में क्या है 25। देखिए एक नियम क्या है ना, अगर भागा दिया हुआ है, भागा को अगर गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 ऊपर हो जाएगा x नीचे हो जाएगा, 1 कहाँ से आएगा, इसके नीचे 1 होता है। अब ये -11 बटा 25, 25 से 25 कटा, 11 से 11 कटा एक बार में, तो x बराबर क्या आ गया -1। अब देखिए x का मान तो -1 ही आएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या तो आंसर में मिसप्रिंट है, लेकिन x का मान हम लोग का जो आएगा यानी खाली जगह में -1 आएगा, बिल्कुल यही आंसर है। या तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत प्रिंट हुआ है या ऑप्शन देने भूल गया है, ऑप्शन में ये आएगा। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें लिखा है 0.025 का क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट करना है। 25 का वर्गमूल 5, दो संख्या का पहले अगर पॉइंट है तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो एक संख्या का पहले पॉइंट लग जाएगा,
यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें लिखा हुआ है 2 का पावर x प्लस 3 अब बराबर में कितना है 2 है। ठीक है, 2 मिल रहा तो हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर भी तो एक ही होता है ना, तो पावर पावर के बराबर में होता है, पावर पावर के बराबर में होता है। तो ये हुआ x का मान 3 ने 1 घटाओ -3, 1 पहले से है, 3 इधर आएगा, -3 बराबर -2। अब बताइए -2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है -2। बात समझ में आया? तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 49 तक हो चुका है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 50। अब इसमें से बोला है निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो देखिए जो गोला है ना वो 3D आकृति का उदाहरण होगा। कौन? गोला। गोला किसमें दिया? ऑप्शन ए में दिया है। बस 3D आकृति का मतलब ये पीछे आया था ना जो सवाल पढ़े थे, त्रिविमीय। ऑप्शन ए होगा गोला। गोला एक 3D आकृति होता है। ठीक है, हम लोग का देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है जो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट था क्लास 8 का। हम लोग पूरा मैथ को अच्छे से समझे डिटेल्स में, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोले थे अगर आपने अभी तक वो प्रैक्टिस सेट जो मॉडल निकला हुआ है जेक बोर्ड की तरफ से नहीं सॉल्व किया है तो आप इसको अच्छा से देखिए, पूरा समझ में आएगा। अगर आपने कहीं सॉल्व कर चुका है इसके बावजूद वो आपको ये बहुत फायदा देगा, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना हम लोग को जरूरी था। इसमें से जैसा कि क्वेश्चन हम लोग समझे डिटेल्स में अच्छे से। ठीक है, चलिए अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।